मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। लीजिए स्टूडेंट्स, फाइनली अब आपके सामने अध्याय 7 के उन सभी क्वेश्चंस को टिक कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके पहले मैं बता देता हूं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो अध्याय 1 पूरा हमने कंप्लीट किया, अध्याय 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि अध्याय 7 और अध्याय 8 मतलब आनुवांशिकता तक के सारे क्वेश्चंस को टिक करा दूं। तो इस वीडियो को देखने के बाद 10 नंबर आपका श्योर है, 100% कन्फर्म हो चुका है कि 10 नंबर आपका आएगा। इसके अलावा लगातार आपका चैप्टर वाइज चैप्टर टेस्ट लिया जाता है। लगभग 7 अध्याय तक का टेस्ट हो चुका है। जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होता है तो टेस्ट का लिंक टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ जाकर के अटेंड जरूर कीजिएगा, क्योंकि लगभग टेस्ट को 3 से 4 हज़ार बच्चे डेली अटेंड करते हैं एंड उनको प्रॉफिट देखने को मिलता है। मैं देखता हूँ जितने सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को वॉच करते हैं उतने सारे स्टूडेंट टेस्ट नहीं देते हैं। तो देखो, टेस्ट में तुम्हारी गलती अगर तुम नहीं दे रहे हो तो, क्योंकि टेस्ट को ना तो मैं वीडियो में कवर करता ना तो कहीं, तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है अगर तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो। तो प्लीज़ जाकर के टेस्ट को अटेंड जरूर करना। चलिए अब हम सीधे जंप करते हैं अध्याय नंबर 7 के तरफ। देखते हैं जीव जनन कैसे करते हैं और आनुवांशिकता से कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये रहा आपके सामने अध्याय नंबर 7। अध्याय नंबर 7 कहता है जीव जनन कैसे करते हैं। अर्थात सबसे पहले आपको देखेंगे कि मुकुलन क्या होता है। एक शब्द तुम सुने होगे, मुकुलन मुकुलन मुकुलन। तो मुकुलन मतलब सिंपल से यार, सपोज करो कि ये तुम्हारा कोई पौधा है और पौधे को काट करके हम यहाँ पर कोई दूसरा पौधा उगा दें साइड से, उसे कहते हैं मुकुलन। बस इतना ध्यान रखना, बाकी हम अब क्वेश्चंस को कवर करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहता है कि जनन क्या होता है। देखो, चैप्टर का नाम है कि जीव जनन कैसे करते हैं। जनन होता क्या है, तो जनन का मतलब होता है सिंपल सा निषेचन। मतलब एक मादा और एक नर जब आपस में जनन करेंगे तो नए संतान या नए जीव की उत्पत्ति होगी, जिसे जनन कहते हैं। बस अब देखो, एग्जाम में आएगा कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या होता है। तो देखो बेटा, लैंगिक मतलब होता है कि जब एक नर और एक मादा निषेचन करके और नए संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसे कहते हैं लैंगिक जनन। और अलैंगिक का मतलब होता है जिसमें निषेचन नहीं होता। जैसे कि मैंने अभी आपको मुकुलन बताया कि ये पेड़ है, पेड़ को काट करके हमने यहाँ पर दूसरा पेड़ उत्पादन कर लिया, इसे कहेंगे अलैंगिक जनन। मतलब इसमें जनन कुछ नहीं हुआ और नए जीव की उत्पत्ति हो गई। आगे बढ़ते हैं, कायिक प्रवर्धन क्या है, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जब मनुष्य कृत्रिम रूप से पौधे के विभिन्न भागों से नवीन पौधे पैदा करता है तो इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। मतलब वही ठीक अलैंगिक जनन की तरह ये भी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, पुनरुद्भवन या पुनर्जन्म से आप क्या समझते हैं। तो शरीर के नवनिर्माण की वह शक्ति जिसके अंतर्गत शरीर के टूट जाने पर टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत होती है, उसे कहते हैं पुनर्जनन। ओके, बस इतना पूछेगा। नेक्स्ट कहता है द्विखंडन। द्विखंडन विभाजन क्या होता है। तो एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाते हैं तथा प्रत्येक भाग में एक नए जीव को जन्म देते हैं, इसे कहते हैं द्विखंडन। बस इतना आपको पढ़ना है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, अलैंगिक जनन, जिसको मैंने समझा दिया। अब देखो, 3 चीज़ ध्यान रखना, परागण क्या होता है, स्वपरागण और परपरागण क्या होता है, इसको ज़रा समझना। देखो, परागण सबसे पहले ये क्रिया होता है पुष्प में, ये चीज़ तुमको पता होना चाहिए। 2019 में परागण पूछा था, फिर स्वपरागण पूछा, फिर 2022 में क्या पूछा आपसे, एक लिंग। ठीक है, इस बार आपके एग्जाम में परपरागण देखने को 100% मिलेगा। अब देखो, परागण क्या होता है। परागण होता है फूल में। सपोज करता हूँ कि यहाँ पर मैंने आपके यहाँ पर फूल को बना दिया। ठीक है, अब ये जो फूल है, इसी फूल का परागकण वर्तिकाग्र के परागकोश में जाकर के गिरता है और नए पौधे की नए फूल की उत्पत्ति होती है, इसे कहते हैं परागण। समझ गए। अब फिर से समझो। देखो, जो नर होता है, अरे पुष्प में भी नर और मादा होती है भाई। जो नर होता है तो नर के पास होता है परागकण, ठीक है, परागकण। और जो मादा होती है तो मादा के पास होता है वर्तिकाग्रिका। ठीक, तो जब इसका परागकण इसके वर्तिकाग्रिका पे गिरता है और गिरने के बाद नए फूल की उत्पत्ति होती है, इसे कहते हैं परागण। ठीक निषेचन की तरह परागण भी होता है। अब मैं स्वपरागण की बात करता हूँ। तो स्वपरागण मतलब होता है कि एक ही पुष्प के पुंकेश्वर में परागकोश उसके वर्तिकाग्रिका पर गिरना ही स्वपरागण कहलाता है। मतलब एक ही फूल है और आपस में परागण कर लेते हैं,
ठीक, मतलब उसका जो परागकोश है उसके वर्गाग्र पर गिरता है एक ही पुष्प पे, इसे कहेंगे स्वपरागण। लेकिन परपरागण मतलब होता है एक ही अलग पुष्प है, समझो ये गुलाब का है और ये चमेली का हो गया, तो गुलाब के पुष्प का परागण चमेली के वर्गाग्र पर गिरे और नए फूल की उत्पत्ति हो, इसे कहते हैं पर परागण। अच्छा, ये सब कैसे काम होते हैं, तो कीट पतंग ये सब काम करते हैं। जैसे कीट पतंग यहाँ पर बैठा, ठीक है, इसके रस को चूसा, इसके पैर में उसका परागकण लग गया और यहाँ पर जाकर फिर से बैठा, इसके वर्गाग्र पर वो गिर गया या फिर गिरा दिया, ठीक, तो नए नए फूल की उत्पत्ति होगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये तो समझ आया होगा। बस एग्जाम में इतने ही क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक लिंगीय पुष्प को परिभाषित कीजिए। तो वह पुष्प जिसमें केवल एक ही जन्नांग या नर जन्नांग अथवा मादा जन्नांग होता है उसे एक लिंगीय पुष्प कहते हैं। पुष्प द्विलिंगीय भी होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों साथ में होते हैं, लेकिन एक लिंगीय में केवल नरवश होता है या फिर मादावश होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। निषेचन क्या होता है, मैंने बार बार डिस्कस किया है कि नर युग्मक जो मादा युग्मक के साथ संयोग होता है, सम्मिलन होता है, मिलन होता है, उसे निषेचन कहते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बस आपके एग्जाम में एक बार देख लेना ऋतु स्त्रवण क्या है या रजोधर्म। तो अंडा के निषेचन ना होने की अवस्था में गर्भाशय की दीवार पर जमी मसल परत धीरे धीरे टूट करके योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है, इसे ही ऋतुस्राव कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विखंडन तथा बहुखंडन में किस प्रकार से भिन्न है। ठीक है, बात कुछ नहीं है। द्विखंडन में आपका एक परागकोश होता है, दूसरा पराग वर्गाग्रिका होती है। ठीक है, बहुखंडन में कई भागों में होता है। बस बाकी एग्जाम में नहीं आएगा, आप इन्हें स्किप कर दो। चलिए बेटा, और क्या कहता है, हाँ, कुछ पौधों को उगाने के लिए काय प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसे अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। तो माँ के शरीर में गर्भस्थ, ये प्रश्न कह रहा है, प्रश्न समझ लो पहले फिर मैं समझाता हूँ। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार से प्राप्त होता है। समझो ये आपके किसी के माँ का शरीर हुआ, ठीक है, ये शरीर हुआ, ये हुआ पेट, और पेट में पला है एक छोटा सा बच्चा, चिल्ड्रन, ठीक है, चाइल्ड बेबी। ठीक, ये बेबी है, तो इस बेबी को भोजन कैसे मिलेगा। देखो यार, 9 माह पेट में रहना तो कहीं ना कहीं से तो भोजन मिलना चाहिए बेबी को। ठीक है, आप सब भी माँ के पेट में रहे होगे तो कहीं ना कहीं से तो भोजन मिलता था। तो वही पूछ रहा है कि भोजन माँ के पेट में पल रहे बेबी को कैसे मिलता है। मैं तुमको बता देता हूँ, जब तुम छोटे बच्चे को जन्म लेते देखोगे तो देखोगे उनकी बुडरी के पास, जिसे आप क्या बोलते हैं, शरीर का सेंटर पॉइंट रहता है, वहाँ पर एक नाड़ी लगा होता है और नाड़ी जुड़ा होता है माँ के पेट से। ठीक है, उसे कहते हैं प्लेसेंटा, और इसी के थ्रू माँ जो भी कुछ खाती है तो इसका कुछ जो एनर्जी होता है वो बच्चे के पेट में जाता है और बच्चे का ग्रोथ होता है 9 माह पेट के अंदर। बस भाई, मैंने आसान भाषा में समझा दिया, बाकी यहाँ पर देख लो वही सब बातें लिखी होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा होगा। देख लो, प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा कहते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। देखो, अगर मेरे बनाए हुए वीडियो आपको पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है ना, तो देखो यार, आपको बोलना चाहिए कमेंट्स में लिख करके कि हाँ सर, आपके बनाए हुए वीडियो से हेल्प हो रहा है। यार मैं एक बात बताओ, अगर कहीं से तुमको फ़ायदा मिल रहा है और तुमको लगता है कि वाकई सच में कंटेंट तगड़ा देता है ये बंदा सही पढ़ाता है, तो आपको तारीफ़ करने में दिक्कत क्या है। अच्छा, अगर देखो मेरा बताए हुए, तुम खुद सोचो ना, अगर मेरा बताए हुए क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में नहीं आते हैं तो तुम जम के आकर के बुराई करना चालू कर दो कि यार सर तुम्हारा पेपर तो कुछ नहीं आया है ना, ये वो। लेकिन जब आते हैं तो फिर आपके हाथ रुक क्यों जाती हैं कमेंट्स करने के लिए। अच्छा कमेंट्स करेंगे तो फीडबैक मुझे अच्छा मिलेगा, अच्छा फीडबैक मिलेगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो और अच्छे वीडियो लेकर के आऊँगा, है ना। मोटिवेशन ही सब कुछ है यार। देखो, जैसे तुम आए, जैसे संस्कृत के दिन मेरे बताए हुए कंटेंट बहुत कम एग्जाम में आया, तो मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे चोर चमार जैसी बात नहीं करता कि यार मैं क्यों बोलूँ। भाई, संस्कृत में नहीं आया था, कम आया था मेरे बताए हुए कॉन्टेंट, है ना। और जब संस्कृत में कम मेरे बताए हुए क्वेश्चन आए, उस दिन से मैं भाई 4 सेट में पेपर लेकर के आने लगा और तगड़े तबाही मचाने लगा और बच्चे टॉप कर रहे हैं। फिर गणित में फाड़ दिए थे, 71 नंबर का पूरा पेपर सेम टू सेम आया था ना। तो जब हम ये कह रहे हैं, जब इतने सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो तारीफ करने में आपके हाथ रुकती क्यों है, हाथ मानो टूट सी क्यों जाती है। उंगली तो पहले बहुत करते हो अगर क्वेश्चंस देखने को मिला। अब तुम खुद देखना, विज्ञान में अगर क्वेश्चंस नहीं आएगा, वैसे टेंशन मत लो, पूरा आएगा विज्ञान में। ठीक है, मेरा तो 75 टारगेट है, लेकिन अगर नहीं आया, सपोज करो मान लो विज्ञान का पेपर तुम्हारा दिल्ली से आ गया, ठीक है, मध्य प्रदेश में बना ही नहीं, दिल्ली से आ गया और पूरा अंग्रेजी में आ गया, तो भाई तब तुम तो गाली लिखना चालू कर दोगे, सर यार आपने ऐसा किया। फिर तारीफ नहीं लिखोगे। मैं देखा था संस्कृत में 1-2 बच्चे लिखे थे कि सर कोई बात नहीं, सर आपने बहुत मेहनत किया, क्वेश्चन नहीं आए वो अलग मैटर है, लेकिन उन्हें डिमोटिवेट नहीं किया था।
तो प्लीज़ लिखो करो यार, लिखा करो। अब तुम जैसे बहुत खूबसूरत हो, तुमको कोई खूबसूरत बोलता है तो तुम्हें कितनी खुशी होती है। अब तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुमको बोलूँ छी कितना गंदा दिखता है साला काला कलूठा, है ना, तो तुमको कितने बुरा लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, बस वैसे ही है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक्स एंड कमेंट्स जरूर करेंगे और मित्रों के साथ साझा करिए अगर पसंद आ रहा है तो। नहीं आ रहा है तो तुम तो ज़रूर पढ़ो, ठीक है। मित्र को साझा करो या ना करो, तुम तो ज़रूर पढ़ो और तुम अपने मन की बातें उसमें लिखो, अपने दिल की बातें वहाँ प्रेजेंट करो। चलिए जी, आगे कहता है जनन क्या होता है। जनन मैंने ऊपर स्पष्ट रूप से समझाया है कि जब मादा और पुरुष आपस में मिलते हैं, संयोग होता है, उन्हें जनन कहते हैं। चलिए, अब मनुष्य में वृषण का क्या कार्य है। तो मनुष्य के वृषण में नर जनन कोष शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसके अतिरिक्त एस्ट्रोटेरिन नामक हार्मोन्स का स्त्राव होता है। शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त लड़के में यौनावस्था के लक्षण का भी नियंत्रण करता है, ठीक है। ऋतस्राव क्या होता है भाई, ये देख लो, बाकी इसको मैंने डिस्कस कर लिया, यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं बनेगा। हाइड्रा में मुकुलन, ये चीज़ ध्यान रखना, हाइड्रा में मुकुलन क्या होता है, ठीक, इसे अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कहता है पुष्प के अनप्रस्थ काट का चित्र, 100% प्रिपेयर कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है, इस बार भी आएगा, ठीक है। चलिए, कायिक प्रवर्धन, इसे आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। बाकी ये सब डिस्कस कर लिया हूँ, परागण पर परागण स्वपरागण में अंतर आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी तो मैं समझा दिया हूँ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन ऊपर समझा दिया हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट परागण निषेचन नहीं पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। हाँ, अमीबा का द्विखंड विभाजन, इसको देख लीजिए, कायिक प्रवर्धन देख लीजिए, 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये दोनों टिक कर देता हूँ। चलिए, इस प्रकार से पूरा अध्याय 7 भी कंप्लीट होता है। जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अध्याय 8 मतलब आनुवंशिकता के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। वीडियो में मैं इसी वीडियो में कवर कर सकता, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसे कवर नहीं कर रहा हूँ। बाकी तुम क्वेश्चन पेपर का PDF डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाय बाय।